हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबका यूसीबी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो क्लास 10th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें वेरी सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे, जो आगामी बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसमें बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर आप अपना घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे इस तरह से समतल दर्पण को लिखा गया। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण ये खोखले गोले का एक भाग होता है, और इससे हम लोग बाहरी साइड से और अंदर की ओर से रचित कर अवतल एवं उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये जो बाहर वाला भाग है ये क्या है, तो आपका एक द्वार है, तो इसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बने। तो ये इसमें हम लोग दुगनी फोकस पे रखते थे, तो प्रतिबिंब वहाँ पे बराबर आकार का बन जाता था। तो आगे यहाँ से क्वेश्चन अब देखें हम लोग कि लेंस की शक्ति का ये लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इकाई मतलब मात्रक क्या है। लेंस की शक्ति का यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ये यहाँ से मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डायोप्टर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी और अपसारी को समझिए। अभिसारी मतलब होता है जब प्रकाश को बिंदु स्रोत से किसी एक बिंदु पर लाया जाता है। जैसे इस तरह से प्रकाश अगर जा रहा है तो एक बिंदु से होकर गुजरेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी। अभिसारी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते थे, ठीक है, उत्तल लेंस। और अपसारी मतलब होता है अवतल लेंस। तो यहाँ से आगे की ओर बढ़िए हम लोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तल दर्पण के सामने का उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे कहाँ पे, तो उत्तल दर्पण वाहन के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। जबकि चेहरा देखने के लिए या फोकस ज्ञात करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए सभी में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखता है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ रखनी चाहिए। तो इसलिए इसको हम लोग आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस में हम यहाँ पे वस्तु को F1 तथा O के बीच में रखेंगे तो आपका सही होगा। इस तरह से मतलब हम लोग उत्तल लेंस में यहाँ पे वस्तु को स्थिति को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे प्रकाश केंद्र O है और F1 के बीच में जब वस्तु को रखते थे तो प्रतिबिंब सही बनता था। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दर्पण सूत्र को हम लोग वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F के बीच में जो रिलेशन बनते थे उसी को हम लोग कहते थे क्या चीज़, तो दर्पण सूत्र। तो इसमें दर्पण सूत्र आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यहाँ पे प्लस है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F है, ये करेक्ट होगा। अगर लेंस सूत्र कहा जाए तो यहाँ पे आपका U होगा, माइनस में माइनस सिर्फ ले लिया जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे दे दिया। आगे की ओर क्वेश्चन जो आपका हो गया, लेंस सूत्र इनमें से कौन है। लेंस सूत्र तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F आपका ये लेंस सूत्र हो गया। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए। 10 नंबर के एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी की त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है कि त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे ये मतलब कि ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की तरह आपका यहाँ पे व्यवहार करेगा। चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो हो गया वो 20 है और अंदर वाला क्या है, तो ये आपका 19 है। तो बाहर वाला त्रिज्या जो है वो मतलब कि बाहर वाला मतलब इस तरह का सतह जो हो गया, ये बाहर वाला आपका हो गया कितना ज़्यादा है, अंदर वाला कम है। तो इस तरह से ये इसका शेप तो कम हो गया, इसलिए ये अवतल लेंस हो गया, तो अवतल लेंस की तरह ये व्यवहार करेगा।
उसके बाद आगे क्वेश्चंस देखिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अभ्यास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसे ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता पहले आपको बता दिए थे कि धनात्मक होती है, प्लस होगा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस का क्या होता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे की ओर हम लोग देखिए, तो यहाँ से अगर फोकस को डाला जाए तो हम लोग वहाँ फार्मूला पढ़े थे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। तो यहाँ से क्षमता निकालना है तो हम 1/2 लिखेंगे, 2 को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा प्लस 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है, बी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी। इसके लिए संबंध हम लोग पढ़े थे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर R/2, F बराबर R/2 से हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, तो R का मान यहाँ पे फोकस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे R बराबर आपको निकालना है, तो 2F दुगना कर दीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ से दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोकस 10 है तो 20, त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी 10 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे 20 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो करेक्ट हो रहा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। 14 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियाँ -15 है तथा तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अगर आपको यहाँ पे देखा जाए कि अगर माइनस में आपका यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है और लेंस की भी फोकस दूरी माइनस में है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ऐसे जो लेंस होंगे वो दर्पण होंगे वह अवतल होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी जस्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर हम लोग सॉल्व किए हैं, तो ये ऋणात्मक होती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए अवतल दर्पण कैसा होगा, कुछ इस तरह से अवतल दर्पण बनता है, और यहाँ पे ऐसे हम लोग इसका प्रधान अक्ष देंगे तो इसका फोकस इधर की ओर होगा। तो इसके लेफ्ट साइड की सभी दूरियाँ जो होती है वो धनात्मक ऋणात्मक मापी जाती है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक हुआ, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। वहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता की त्रिज्या R है, तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे R बराबर 2F, R बराबर 2F जो होता था वो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। उल्टा भी बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो यहाँ पे देखा जाए तो अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पहले तो वक्ता केंद्र पर रखना जरूरी है। वक्ता केंद्र पर रखने से अवतल यहाँ पे समान प्रतिबिंब और आकार का बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 18 के सी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण है तो दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, और जबकि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। समतल दर्पण में केवल आभासी लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। तो वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ से 20 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा वह है क्या चीज़, तो प्रकाशीय माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो दो होंगे प्रकाशीय माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम जो होता है वो प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों प्रकार के अभी बोले हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनते हैं। आगे बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो ये फोकस दूरी क्या होगा। तो ये बराबर फॉर्मूला पढ़े थे R/2, ये बराबर R/2। तो यहाँ पे 40/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 ऑप्शन में आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन में डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में लिख रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। समान साइज में प्रतिबिंब बनाने के लिए वक्ता केंद्र पर आप रख दीजिए, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया, किस अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नाभ्यांतर का मान कितना होगा। तो वहाँ पे नाभ्यांतर वही हो गया, मतलब आधा कर दिए, बराबर r/2 15 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब किसी प्रिज्म से किस प्रकार का इसमें किरण का अपवर्तन होता तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को यहाँ पे कहा जाता है। तो ये विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विचलन कोण होगा, विचलन कोण। चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में से जल का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये तो 1.33 होता है। सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा ठोस पदार्थ होता है। 27 क्वेश्चंस में देखिए, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो 90 डिग्री आपका सही है। ये 12th बेस है, यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे सेट कर गया है। तो मतलब कि ये 10वीं क्लास में नहीं लिए जाते हैं, फिर भी चलिए देख के समझ लेना इसको अच्छा से। उसके बाद प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को, पीछे लौटने का मतलब परावर्तन होता है, और प्रकाश का मुड़ना मतलब अपवर्तन होता है। परावर्तन हो गया। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन अपवर्तन और परावर्तन के आते हैं। यहाँ पे अपवर्तन का आपका दिया हुआ है, 2 नियम होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाए। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होगा। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण उपयुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये आपको पढ़ा दिया गया है कि दर्पण की ओर जब कोई वस्तु आएगा तो उसका जो प्रतिबिंब की चाल होगा वो दुगना हो जाता है, दुगना उसका प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ से आपका जो 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपका 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में देखा जाए, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणें घूम जाती है। कितनी डिग्री से घूमेगी। तो यहाँ पे दुगनी कोण से घूमेगी। तो 8 नंबर आपका बी 8 डिग्री सेल्सियस बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब क्या होंगे। तो ये समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम कहेंगे कि ए आपका करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ से समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, तो ये काल्पनिक हो गया। अब 35 में, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है तो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी, तो आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.75, आधा कर देंगे 1.5 का आधा तो हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपका होगा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस का हमेशा धनात्मक होगा। तो आपको हम कहेंगे यहाँ से, सॉरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। उत्तल लेंस कहा हुआ है, दर्पण नहीं। ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या चीज़, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आधी कर दीजिए, आधा कर देंगे बराबर r/2। ठीक है। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ। तो यहाँ पे जल का हो सकता है उपयोग, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं हो सकता है। तो मिट्टी जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही। चलिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न से आप इसमें कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग छोटे अक्षरों को कह रहा है पढ़ते समय। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमको बड़ा करना होगा, तो फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, और चूंकि उत्तल लेंस किसी वस्तु निकट इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आत्मदीप्त वस्तु है। आत्मदीप्त मतलब होता है कि जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, सो अपने आप से प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है।
41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? तो ये फोकस कहेंगे। फोकस में मिलती है। फोकस का डिफिनीशन भी ऐसा था, किसी बिंदु से दर्पण या लेंस से अपवर्तन के बाद या परावर्तन के बाद जब किरणें किसी बिंदु पर फोकसित होती है तो उसे प्रधान अक्ष का फोकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन से आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है? तो अन्य प्रतिबिंब बनेंगे अनंत पर। यहाँ पे काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जो अब अनंत पे बनेगा तो प्रतिबिंब इसका बड़ा होगा, इसलिए ये दर्पण के पीछे है वो प्रतिबिंब बनेगा। 44 नंबर क्वेश्चन में गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ मतलब आर बराबर 2f करके संबंध बताए थे, ए बराबर r/2, यही क्वेश्चन है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको उत्तल दर्पण की उपयोग होती है। क्योंकि समतल दर्पण हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा बनाएगा। अवतल ही है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्ता केंद्र से दूर होगा, तब जाके ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेमी खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। प्रतिबिंब कितना खिसक जाएगा? तो ये 5 सेमी ही खिसकेगा। क्योंकि समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होती है और जब इसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये उतना ही रह जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो ये काल्पनिक समतल दर्पण में तो हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण हमेशा इसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बस हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है। लैंग्वेज में दे दीजिए आधी होती है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव अधिक होता है? तो यहाँ पे डी है, जिसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बैगनी हो जाएगा सही। झुकाव अधिक होता है चूँकि स्पेक्ट्रम आपको देखिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से आपको फ्रिज में हम लोग देखे थे बना के इस तरह से। तो यहाँ पे लाल ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला और बैगनी जो होगा नीचे वाला ऊपर वाला रेड होता है, तो बैगनी रंग का अधिक होता है। सी है जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन लिखता है, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा प्रतिबिंब तो सिर्फ समतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पर 53 में क्वेश्चन हो गया, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब जो है वह उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, -40 क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो माइनस है तो अवतल लेंस होगा और प्लस होता है तो उत्तल लेंस माना जाता है। तो यहाँ से अगर डी दिया हुआ है तो एफ बराबर आप निकाल लेते हैं 1/p, तो इसको चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में बदले 100/4 करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़? निर्गत कोण कहेंगे, निर्गत कोण। 56 नंबर क्वेश्चन में समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, यह गोलीय दर्पण कैसा है? अगर प्लस यहाँ पे दिया हुआ है फोकस दूरी, प्लस दिया हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, माइनस होगा तो अवतल होता। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर मतलब 58 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। जैसे हम लोग सीखे थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और उसके बाद ये सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। उसके बाद अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल बदलती जाती है। हवा में ये सघन माध्यम हो जाएगा, वहाँ उसके बाद जल हो जाएगा, उसमें कांच हो जाएगा। इसमें प्रकाश की चाल उसके माध्यमों के अपवर्तनांक के कारण बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन नंबर 59, स्नेल के नियम का गणितीय रूप है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू बराबर sin I/sin r, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इसको तो हम लोग टिंडल प्रभाव कहते थे, ये टिंडल प्रभाव हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बनता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होगा? तो ये sin I/sin r ही लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चंस नंबर 63 में देखा जाए, 63 में अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तो वक्रता त्रिज्या r हो तो उसके समय तो f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपका हो गया, अवतल लेंस का आवर्धक बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धक, इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अवतल लेंस का आवर्धक क्या हो जाएगा। तो अवतल लेंस का आवर्धक बराबर क्या होगा? तो v/u हम लोग लेंगे अवतल लेंस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें गुजरती है वो फोकस से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हो गया 56 नंबर क्वेश्चन में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच की ओर जा रहा है मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएंगे। प्रकाश का बर्न विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? किस उपकरण से संभव होता है? तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे किस उपकरण से संभव होगा, तो हम कहेंगे ये बर्न विक्षेपण की घटना हम लोग प्रिज्म में ही देखे थे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अधिकतम तरंगदैर्घ्य कह रहा है तो लाल यहाँ पे ले जाएंगे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, इसीलिए यह प्रिज्म में सबसे ऊपर रहता है, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। उत्तल दर्पण, इंद्रधनुष का बनना यहाँ पे किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है प्रकाश के बर्न विक्षेपण में 7 रंगों में टूट जाता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता हम लोग क्या करेंगे, ये आपका उत्तल लेंस दिया हुआ है तो प्लस होगा, उसमें हम लोग भाग कर देंगे, क्षमता निकालना है P बराबर 1/f करके। तो यहाँ से 1/50 लिखेंगे यहाँ पे और 100 से चेंज कर लेंगे, तो +2d डायोप्टर यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण समतल होगा। समतल में फोकस दूरी वस्तु का अनंत बना जाता है, इसमें हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनते हैं।
63 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जल होता है, कांच, पित्तल यहाँ से हम लोग प्रयुक्त नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन के लिए 2 सही होते हैं, करेक्ट है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन में एफ सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेमी की दूरी पर एक बिंब को रखा गया है, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब कि अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनेगा। 2f दूरी पर बनेगा, बराबर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां होती है। पहले तो अवतल कहा और फिर उत्तल है, तो अवतल का तो ऋणात्मक होगा और उत्तल का धनात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट कह दिया जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे कहा जब किसी बिंब के अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बारा। यहाँ पे चूंकि कहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो इसी स्थिति में आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस 10 सेमी है, इस दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी होगी। इस दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब वही मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से r बराबर 2s, तो 20, बी ऑप्शन सही। 80 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो क्या होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है, साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन में, उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। तो उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। वास्तविक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा होगा, ये तो गलत हो गया। वास्तविक तथा बिंब की अपेक्षा उल्टा होगा, ये भी गलत हो गया। काल्पनिक तथा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया, ये सीधा और काल्पनिक बनाते हैं, तो सी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो होते हैं काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। ये समतल दर्पण में होता है काल्पनिक और दर्पण के पीछे। चलिए आगे बढ़िए। 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ये गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सही। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा हो सकता है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनते हैं। चलिए आगे 85 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। तो ये फोकस की दूरी पर, बी ऑप्शन में जो आपका वो सही हो जाएगा। चलिए कि टिंडल प्रभाव की खोज, टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ये कि टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, जो कोलाइडी विलियन में हम लोग इसको सीखे थे। 87 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा इसमें कम होती है, क्योंकि वायु माध्यम है तो और निर्वात माध्यम है, तो यहाँ पे ये निर्वात से वायु थोड़ा सा सघन होता है, इसलिए इसकी चाल इसमें घट जाती है। आगे देखिए 88, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ से नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। चलिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश का न्यूनतम चाल है। प्रकाश का न्यूनतम चाल निर्वात में सबसे अधिकतम होगा, उसके बाद वायु में होगा, उसके बाद कांच में होगा, उसके बाद जल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी को कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा। इसमें कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ये चूँकि कांच जो है वह सघन है, अधिक सघन होता है, इसलिए। 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 92 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक फोकस दूरी वाले जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़िए। 93 नंबर क्वेश्चन में कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री तथा आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण का जो मान हो जाएगा वह यहाँ से हम लोग इसको घटा के निकाल लेंगे आपतन कोण का मान। तो ये आपका बी होगा, ये बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन सही। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे आपका 100 सेंटीमीटर, 1 डायोप्टर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा। चलिए उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कितनी होती है? तो हम कहेंगे अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलेगी। कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का इसमें कारण कौन होगा? तो अपवर्तन के कारण उभरा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए ये कम गहरा दिखाई देता है। फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन से उत्तल लेंस होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में आपका होगा, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या चीज़? तो 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से आपके 99 मोस्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व हुआ है, जिसे आप अभ्यास कर ले, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार, थैंक्स।